नमस्कार। मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र SNKP राजकीय महाविद्यालय। आज हम BSc पार्ट सेकंड के थर्ड पेपर भौतिक रसायन में ऊष्मागतिकी जो प्रथम यूनिट है उसमें जूल थॉम्सन प्रभाव के बारे में बात करेंगे। रुद्धोष्म अवस्था में गैस को एक संरंध्र डाट में से होकर उच्च दाब से निम्न दाब या निर्वात की ओर प्रसारित करने पर गैस के ताप में कमी होती है। ताप में यह कमी जूल थॉम्सन प्रभाव या शीतलन प्रभाव कहलाता है। कहने का मतलब गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित करते हैं। कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? रुद्धोष्म कंडीशन होनी चाहिए, अर्थात हीट एक्सचेंज होनी नहीं चाहिए। तो इस दौरान गैस के ताप में कमी आती है और ये गैस के जो ताप में कमी है, ये जो संरंध्र डॉट है उसके दोनों ओर जो दाब है उसमें अंतर के समानुपाती होती है। दाब में अंतर जितना अधिक होगा ताप में कमी उतनी ही अधिक होगी। जैसे आप घर में जो काम आ रहा है LPG गैस सिलेंडर, उसको अगर आप खोलेंगे तो उसमें से गैस निकलती तो आप ये महसूस करेंगे कि वो जैसे ठंडी होके निकल रही है। मान लो ठंडी है, तो ये सारी इसमें बात है। अब गैस के ताप में कमी क्यों होती है? क्योंकि गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल पाए जाते हैं। तो इस स्थिति में जब प्रसार होता है तो जो गैस की आंतरिक ऊर्जा है उन आकर्षण बलों को तोड़ने में खर्च हो जाती है। जो इंटरनल एनर्जी किस में यूज हो जाती है? जो बॉन्ड को ब्रेक करने में, जो अट्रैक्शन फोर्सेज है उनको तोड़ने में खर्च हो जाती है। इस वजह से ताप में कमी आती है। तो जो ताप में कमी है वो किसके समानुपाती है? दोनों ओर जो दाब में अंतर है उसके समानुपाती है। जैसे हाइड्रोजन जो गैस है, हाइड्रोजन हीलियम अलग ही व्यवहार दर्शाती है क्योंकि इनका आकार छोटा होता है और आकार छोटा होने की वजह से और इनका जो व्यवहार अलग ही होता है। जो हाइड्रोजन गैस है -80 डिग्री सेंटीग्रेड से निम्न ताप पर, और हीलियम जो गैस है -240 डिग्री सेंटीग्रेड से निम्न ताप पर ही शीतलन प्रभाव दर्शाती है। आदर्श गैस वाली स्थिति में जो जूल थॉम्सन प्रभाव आदर्श गैसें नहीं दर्शाती, क्योंकि आदर्श गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य होते हैं। इस वजह से आदर्श गैसें जूल थॉम्सन प्रभाव नहीं दर्शाती है। अब जो जूल थॉम्सन का जो प्रयोग है उसके बारे में बात करते हैं कि ये एक नली है SS डैश और इसके बीच में संरंध्र डॉट लगी हुई है, पोरस प्लग, और दोनों तरफ जो फ्रिक्शन लेस पिस्टन है, घर्षणहीन पिस्टन है, तो इसको X पिस्टन और इधर Y पिस्टन है, और इसमें थर्मामीटर लगा दिया। और अब देखो जैसे इधर गैस भरी हुई है तो उसका आयतन V1 है और इसका दाब क्या है? P1, और इसकी आंतरिक ऊर्जा क्या है? E1 है। और जब गैस को क्या करेंगे, यहाँ से दबाएंगे तो गैस का क्या होगा? संपीड़न होगा। तो गैस धीरे धीरे संरंध्र डॉट से निकलकर इधर इस पिस्टन पे कार्य करेगी, गैस का प्रसार होगा। तो ये पिस्टन कहाँ तक गति करेगा? यहाँ तक गति करेगा इस स्थिति में, और ये पिस्टन कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पर। तो अब इसमें जो संपीड़न कार्य और जो प्रसार कार्य है, तो टोटल कार्य कितना हुआ इसकी बात हम करते हैं। तो प्रयोग कौन सी कंडीशन में होना चाहिए? ये जो नली है ये उष्मा अवरोधी होनी चाहिए, अर्थात रुद्धोष्म कंडीशन होनी चाहिए। रुद्धोष्म कंडीशन में ही ये प्रयोग होना चाहिए। तो मान लो पिस्टन X पर किया गया कार्य, जो दबाया पिस्टन को, तो गैस को दबाया, संपीड़न कार्य कहाँ से कहाँ हुआ? समाकलन V1 से 0। प्रेशर क्या था यहाँ पे? P1, तो P1 dV। तो ये जो संपीड़न कार्य क्या आया? -P1 V1। और इसी प्रकार जो इधर गैस इस पे कार्य कर रही है, तो पिस्टन Y पर जो कार्य हुआ, तो प्रसार कार्य की बात करें वो कहाँ से कहाँ हुआ? आयतन यहाँ 0 से V2 तक, तो 0 से V2 और P2 dV। और तो प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया? P2 V2। तो जो टोटल वर्क है, शुद्ध कार्य क्या हो गया? P2 V2 माइनस P1 V1। चूंकि क्या होगा? प्रक्रम क्या था? रुद्धोष्म था, तो हीट एक्सचेंज नहीं होगी प्रसार के दौरान, संपीड़न के दौरान, तो Q बराबर 0 है। और उपरोक्त कार्य में तंत्र की क्या होती है? आंतरिक ऊर्जा खर्च होती है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार डेल्टा E बराबर क्या था?
Q माइनस डब्ल्यू, तो Q शून्य है तो 0 माइनस डब्ल्यू। तो डेल्टा ई क्या, शुरुआत में जैसे इसकी आंतरिक ऊर्जा कितनी थी E1 और बाद में क्या होगी E2। तो आगे बात करें यहाँ पर, तो डेल्टा E2 माइनस E1 बराबर माइनस P2 E2 माइनस P1 V1। तो E1 माइनस E2 इसको रीअरेंज करके इसको लिखेंगे आगे, तो ये आ गया E2 प्लस P2 V2 बराबर E1 P1, और ये किसके बराबर है, एंथैल्पी के बराबर है। तो ये H2 और ये क्या होगी H1। तो डेल्टा H बराबर H2 माइनस H1 बराबर 0। तो वास्तविक गैसों के जो रुद्धोष्म प्रसार में तंत्र की एंथैल्पी स्थिर रहती है, न कि आंतरिक ऊर्जा। तो जो प्रसार हुआ है उसमें आंतरिक ऊर्जा खर्च होती है, जिससे ताप में कमी आती है। जूल थॉम्सन गुणांक की बात करते हैं आगे। तो जो एंथैल्पी है किसी तंत्र की, वो किसका फंक्शन होती है, ताप और दाब का फंक्शन होती है। तो डी एच, इसका अवकलन करने पर डी एच बराबर डी डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी डी टी प्लस ये अपने सामने ये निकल कर आएगा समीकरण। और ये जो वाला पार्ट है डेल एच अपॉन डेल टी पी स्थिर दाब पर क्या है, उष्माधारिता Cp के, तो डी एच बराबर सी पी डी टी। अब जूल थॉम्सन का जो प्रयोग था उसमें क्या था, एंथैल्पी क्या थी, शून्य थी। तो एंथैल्पी शून्य है तो Cp dt प्लस डेल एच अपॉन डेल पी टी डी पी बराबर क्या है, शून्य है। तो अब देखो इसको ये सेट करेंगे अपन ने, इस Cp को इधर ले जाएंगे, इसको रीअरेंज किया तो म्यू जे टी डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, ये किसके बराबर है, जूल थॉम्सन गुणांक के बराबर है। तो -1 अपॉन Cp डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, ये अपने सामने निकल कर आता है म्यू जे टी का मान। तो यदि म्यू जे टी के मान को दाब की परास में स्थिर मान लिया जाए, तो जो ये वाला समीकरण था डेल टी, इसको डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी लिख सकते हैं। और डेल्टा टी बराबर -1 अपॉन Cp डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी मल्टीप्लाई डेल्टा पी। तो अब प्रयोग के दौरान यदि अपने को क्या क्या ज्ञात हो, डेल्टा टी का पता हो, डेल्टा पी का पता हो और Cp का पता हो, तो इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं इस समीकरण की सहायता से। आदर्श गैसों के लिए म्यू जे टी का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो वो मैंने आपसे पहले बात की, क्योंकि आदर्श गैस के अणुओं के मध्य क्या होगा, आकर्षण बल नगण्य होते हैं। इस स्थिति में क्या होगा, इनके लिए म्यू जे टी का मान शून्य होता है। अब बात करते हैं वास्तविक गैसों के लिए म्यू जे टी एवं व्युत्क्रम ताप की, इन्वर्जन टेम्परेचर की। तो इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है कि किसी गैस के लिए वह ताप जहां पर म्यू जे टी का चिन्ह बदलता है, व्युत्क्रम ताप कहलाता है। इस ताप पर म्यू जे टी का मान शून्य होता है। प्रत्येक गैस व्युत्क्रम ताप से निम्न ताप पर ही शीतलन प्रभाव प्रदर्शित करती है। तो अब पहले म्यू जे टी की गणना करते हैं। तो म्यू जे टी की वास्तविक गैसों की बात कर रहे हैं तो वान डेर वाल समीकरण की बात करेंगे। तो एक मोल जो वास्तविक गैस के लिए जो वान डेर वाल समीकरण होता है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी बराबर आर टी। तो इसको रीअरेंज करके हमने इसको लिख दिया आपस में, पी वी बराबर आर टी माइनस ए अपॉन वी प्लस ए बी अपॉन वी स्क्वायर प्लस पी बी। अब देखो यहाँ पर जो ए और बी है, जो वान डेर वाल कॉन्स्टेंट्स हैं, इनके मान बहुत कम होते हैं। तो अतः ए बी अपॉन वी स्क्वायर को क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो इस स्थिति में जो समीकरण एक किस रूप में आ गया, पी वी बराबर आर टी माइनस ए अपॉन वी प्लस पी बी। इसको भी रीअरेंज किया तो v बराबर इस p को इधर ले लिया तो आर टी अपॉन पी, और यहाँ से p कट गया तो a अपॉन पी वी प्लस बी। तो एक मोल गैस के लिए पी वी बराबर आर टी। तो अब बात करें कि जो पी वी बराबर क्या होता है, यहाँ पर आर टी रख देंगे तो v बराबर आर टी अपॉन पी माइनस ए अपॉन आर टी प्लस बी। तो समीकरण जो 3 है का स्थिर दाब पर, जो ये समीकरण है 3, इसका स्थिर दाब पर ताप के संदर्भ में अवकलन करने पर क्या निकल कर आएगा, देखो यहाँ पर डेल वी अपॉन डेल टी पी और आर अपॉन पी, टी से टी कट गया और प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर। तो जो -1 अपॉन टी का क्या था इसमें आगे, 1 अपॉन टी का क्या आ जाएगा, -1 अपॉन टी। तो इसलिए ये आ गया निकल कर प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर। अब जो समीकरण 3 को वापस व्यवस्थित करेंगे तो आर टी पी वी माइनस बी प्लस ए पी अपॉन आर टी ये आ जाएगा। तो अब दोनों तरफ पी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो गया, इसको व्यवस्थित करेंगे तो आर अपॉन
P आ गया और T इधर नीचे आ गया तो P से P कट गया, यहाँ P कट गया तो A अपॉन आर टी स्क्वायर। तो समीकरण 5 में R अपॉन P का मान निकल कर आ गया। अब समीकरण 5 से R अपॉन P का मान किस में रख देंगे, 4 में रख देंगे यहाँ पर। तो ये आ गया डेल V अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट P बराबर V माइनस B अपॉन टी प्लस A अपॉन आर टी स्क्वायर प्लस A अपॉन आर टी स्क्वायर। तो डेल V अपॉन डेल टी P एट कॉन्स्टेंट P बराबर क्या आ गया, V माइनस B अपॉन टी प्लस 2A अपॉन आर टी स्क्वायर। तो इसको वापस इसको रीअरेंज किया, T बराबर डेल V अपॉन डेल टी P V माइनस B को इधर ले लेंगे तो माइनस B आ गया, तो ये 2A अपॉन आर टी माइनस B ये एक्सप्रेशन निकल कर आया। तो जूल थॉमसन के जो गुणांक के अनुसार क्या था, डेल T अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट H क्या था, माइनस 1 अपॉन CP डेल H अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये एक्सप्रेशन हमारे पास था। तो अब एक ज्ञात उष्मागतिकी जो व्यंजक है, तो V बराबर T डेल V अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट P प्लस डेल H अपॉन डेल P T ये मान है। तो यहाँ पर ये क्या है, इसको रीअरेंज किया तो माइनस डेल H अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट T। तो ये इसको V को इधर ले आए और इसको इधर लेके गए, तो माइनस का हो गया, ये V माइनस का हो गया, तो ये समीकरण निकल के आया। अब जो समीकरण 10 का मान 9 में रखने पर, 10 को ले जाके कहाँ रख दें, 9 में, तो जो म्यू जे टी बराबर 1 अपॉन सी पी टी ये मान था, यहाँ पर क्या था, माइनस डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी था, तो यहाँ पर ये मान ले जाके रख दिया। अब समीकरण 8 व 11 के अनुसार म्यू जे टी जो वास्तविक मान 1 अपॉन सी पी और ये क्या था 2A अपॉन आर टी माइनस बी के बराबर था। तो इस प्रकार से जो वास्तविक गैसों के लिए म्यू जे टी का मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं इस समीकरण की सहायता से। अब यदि मान लो कि 2A अपॉन आर टी का मान B से बहुत ज़्यादा है, तो उस स्थिति में म्यू जे टी का मान क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि गैस का प्रसार कराएंगे तो उस दौरान ताप क्या होगा, घटेगा। और यदि 2A अपॉन आर टी इज लेस देन B है, उस स्थिति में क्या होगा, म्यू जे टी का मान नेगेटिव, अर्थात प्रसरण के दौरान गैस क्या होगी, गर्म होगी ठंडी होने के बजाय। और व्युत्क्रम ताप की बात की थी, व्युत्क्रम ताप क्या था, जहां पर म्यू जे टी का मान 0 है तो T बराबर टी आई और म्यू जे टी का मान 0 है, तो यहाँ पर म्यू जे टी का मान 0 ले लेते हैं, तो ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो 1 अपॉन सी पी 2A अपॉन आर टी आई माइनस बी, देखो सी पी 0 होगा नहीं तो क्या 0 किसके बराबर होगा, ये वाला बराबर होगा, तो इसको लिख लेंगे 2A अपॉन आर टी आई बराबर बी। तो टी आई बराबर 2A अपॉन आर बी होता है जो इन्वर्जन टेम्परेचर का मान, तो टी आई क्या होता है, जो बॉयल ताप का दुगना होता है, तो टी बी बराबर A अपॉन आर बी। तो इस प्रकार से आज हमने बात की है जूल थॉमसन प्रभाव की और जूल थॉमसन गुणांक की और व्युत्क्रम ताप की किस प्रकार से गणना करते हैं, ये हमने इसमें बात की है। धन्यवाद।